नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी पहलवानों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े आदेश की, राहुल गांधी के मामले में शनिवार को होने वाली सुनवाई की, बात करेंगे कर्नाटक चुनाव में छिड़े संग्राम की, जानेंगे अतीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या की है टिप्पणी, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी नीतीश कुमार के 500 सीटों वाले नए फार्मूले की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मोदी सरकार पर लगे आरोपों को लेकर मुश्किल में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर पहुंची सीबीआई, 7 महीने में दूसरी बार की गई पूछताछ। ईडी केस में मनीष सिसोदिया को नहीं मिली जमानत, अब हाईकोर्ट में अपील करेंगे पूर्व डिप्टी सीएम। फिलहाल 12 मई तक रहेंगे न्यायिक हिरासत में। 9 महीने बाद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पटना लौटे, तेज प्रताप तेजस्वी भी दिखे साथ में, कार्यकर्ताओं ने फूलों की बारिश से किया स्वागत। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 463 अंकों की उछाल के साथ 61,112 पर हुआ बंद, निफ्टी 150 अंक चढ़कर 18,065 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी सरकार ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की पहलवानों की मांग को मान लिया है। आज सॉलिसिटर जनरल ने इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी है, तो वहीं पहलवानों ने भी साफ कर दिया है कि बीजेपी सांसद की गिरफ्तारी तक धरना जारी रहेगा। 6 दिनों से न्याय की गुहार लगा रहे पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट से न्याय की आस थी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुसीबतें बढ़ने के संकेत मिलने लगे हैं। शुक्रवार को हुई सुनवाई में दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश एसजी तुषार मेहता ने कहा कि आज शाम तक दिल्ली पुलिस पहलवानों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस से बृजभूषण सिंह के खिलाफ शिकायत करने वाली नाबालिग लड़की को सुरक्षा देने की भी बात कही है। इसके साथ ही पहलवानों की सुरक्षा को लेकर हलफनामा दायर करने के लिए भी कहा। कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ कर दिया कि ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी जब तक बीजेपी सांसद की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। विनेश फोगाट ने कहा कि ये लड़ाई एफआईआर तक की नहीं है, उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए और पदों से हटाया जाना चाहिए। हम इसी मांग पर अड़िग हैं। भारत के खेलों और खिलाड़ियों को बचाने के लिए ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा। हमें किसी कमेटी या सरकार पर भरोसा नहीं है, हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। अब किसी कमेटी को नहीं, कोर्ट को सबूत देंगे। पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा, मुझे लगता है कि बृजभूषण पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और उसे जेल भेज देना चाहिए। सच की जीत तभी होगी जब तक बृजभूषण जेल नहीं जाता, तब तक धरना यूं ही जारी रहेगा। बृजभूषण शरण सिंह को पद से हटा देना चाहिए, वो अपने पद का दुरुपयोग कर सकता है, उन्हें जेल भेज देना चाहिए। इतना ही नहीं, पहलवानों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पर आरोप लगाया कि वो पहलवानों का फोन तक नहीं उठा रहे हैं। इस बार पहलवान आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। पहलवानों की नाराजगी तभी खत्म होगी जब बीजेपी सांसद को गिरफ्तार किया जाएगा। अब अगले शुक्रवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, लेकिन इससे पहले एक सुनवाई गुजरात हाई कोर्ट में भी होगी। मामला राहुल गांधी की सजा से जुड़ा हुआ है। सूरत की निचली अदालत ने राहुल को सजा सुनाई थी, तो क्या है पूरा मामला और सुनवाई से पहले क्यों कांग्रेस दिख रही है परेशान, देखते हैं ये रिपोर्ट। गुजरात की सीजेएम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। बीजेपी विधायक पुर्णेश मोदी की शिकायत पर 23 मार्च को कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए सजा का ऐलान किया था। इसके खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात की सेशन कोर्ट से अपील की, जहां जज रोबिन मोगेरा की कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। सेशन कोर्ट में याचिका खारिज हुई तो कांग्रेस ने सवाल उठाए थे कि जज मोगेरा को ये केस नहीं सुनना चाहिए था, क्योंकि मोगेरा कुछ समय पहले वकील की हैसियत से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वकील रह चुके हैं। अब राहुल गांधी गुजरात हाई कोर्ट पहुंचे हैं, जहां 29 अप्रैल को जज हेमंत एम प्रच्छक की कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले जस्टिस गीता गोपी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 26 अप्रैल को होनी थी, लेकिन जस्टिस गीता ने थोड़ी देर की सुनवाई के बाद ही कह दिया कि मैं ये केस नहीं सुन सकती, जिसके बाद केस जस्टिस प्रच्छक की कोर्ट में आया है। लेकिन जस्टिस प्रच्छक को लेकर भी कांग्रेस मुश्किल में दिखाई दे रही है। जस्टिस प्रच्छक गुजरात में जन्मे हैं, वहीं वकालत की है और वहीं जज बने हैं। गुजरात हाईकोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद उनके प्रोफाइल के मुताबिक 2002 से 2007 तक वो गुजरात सरकार की ओर से एजीपी और एपीपी यानी एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी रहे हैं। 2015 से 2019 तक वो गुजरात हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के वकील भी रहे और जो मामला राहुल गांधी के खिलाफ है उसमें उन्होंने
पीएम मोदी के खिलाफ सीधे सीधे बयान दिया था। निचली अदालत में कांग्रेस की ओर से पेश अधिवक्ता RS चीमा ने तर्क दिया कि केवल एक पीड़ित व्यक्ति ही कानून के अनुसार मानहानि की शिकायत कर सकता है। राहुल गांधी ने जिन 3 लोगों के नाम लिए थे, पुर्णेश मोदी उनमें नहीं थे। राहुल ने ललित मोदी, नीरव मोदी और पीएम मोदी का नाम लिया था और अब कांग्रेस नेताओं को डर लग रहा है मोदी सरकार में सरकारी वकील की हैसियत से कोर्ट में केस लड़ने वाले जस्टिस पृच्छक इस मामले में निचली अदालत जैसा रुख ही ना दिखाएं। कांग्रेस को राहुल गांधी की केस में चिंता है और इसका कारण भी है, लेकिन राहुल गांधी बीजेपी की चिंता बढ़ाने में जुटे हैं। कलबुर्गी जिले के जेवर्गी विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी ने बरसात में भीगते हुए कई बड़े ऐलान किए, तो वहीं बीजेपी की तरफ से अमित शाह और जेपी नड्डा ने बीजेपी के लिए प्रचार किया। तो कैसे इन नेताओं ने एक दूसरे पर छोड़े आरोपों के तीर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कर्नाटक की सियासी जंग में कांग्रेस की जमीन मजबूत करने के लिए आज फिर राहुल गांधी एक नए अंदाज में नजर आए। आज राहुल ने तेज बारिश में भीगते हुए जनता को संबोधित किया। कर्नाटक के जेवर्गी में बारिश में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य की बीजेपी सरकार को 40% वाली सरकार करार देते हुए कहा, बीजेपी सरकार 40% की चोरी करती है, लेकिन कांग्रेस की सरकार छोटे व्यापारियों और गरीबों की सरकार होगी। राहुल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस को कम से कम 150 सीटें मिलनी चाहिए। बीजेपी चोरी से, भ्रष्टाचार से सरकार को चोरी करने की कोशिश करेगी। उनके एमएलए ने कहा कि बीजेपी में मुख्यमंत्री की पोस्ट 2500 करोड़ में बिकती है। आप बीजेपी को इस बार सिर्फ 40 सीटें ही दीजिए, क्योंकि उन्हें 40 नंबर बहुत पसंद है। इसके साथ ही राहुल ने 50,000 पदों पर बहाली का वादा किया और कहा कि हम IIT और IIM में नए विजन पर 5,000 करोड़ खर्च करेंगे। हर ग्राम पंचायत को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। राहुल गांधी बारिश के बावजूद मंच पर करीब 8 मिनट तक मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक की जनता को कांग्रेस के 4 वादे याद दिलाए। उन्होंने कहा कि राज्य में हमारी सरकार बनने पर हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं को 2,000 रुपए हर महीने, कर्नाटक के हर ग्रेजुएट को 2 साल तक 3,000 रुपए, युवा निधि और डिप्लोमा होल्डर को 1,500 रुपए दिए जाएंगे। तो वहीं बीजेपी की तरफ से आज अमित शाह ने कर्नाटक के धारवाड़ में जनसभा की। शाह ने भाषण की शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी को जहरीला सांप बताए जाने वाले बयान से की। उन्होंने कहा कि मोदी जी को आप जितनी गाली दोगे, कमल उतना खिलेगा। बीजेपी इस मामले को लेकर चुनाव आयोग भी पहुंची है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पार्टी के लिए वोट मांगे। कर्नाटक की सियासी जंग काफी दिलचस्प हो गई है। इस बीच विवादित बयानों की बाढ़ आ गई है और एक ऐसा ही विवादित बयान बीजेपी विधायक ने सोनिया गांधी को लेकर दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कर्नाटक के कलबुर्गी में गुरुवार को मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहरीले सांप की तुलना बीजेपी से कर दी। बीजेपी नेताओं का दावा है कि खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया। उन्होंने पीएम को ही जहरीला सांप कहा है। बीजेपी नेताओं ने खड़गे पर माफी मांगने का दबाव बनाया, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ कर दिया कि उन्होंने बयान बीजेपी की विचारधारा पर दिया है, किसी पर निजी टिप्पणी नहीं की है। लेकिन इसी बीच बीजेपी विधायक ने जो बयान दिया उससे पूरी पार्टी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। बीजेपी विधायक बसन गौड़ा पाटिल ने कहा कि सोनिया गांधी की कांग्रेसी नेता वाहवाही करते रहते हैं, क्या वो विषकन्या है? कांग्रेस ने यत्नाल के बयान पर बीजेपी को घेर लिया और प्रधानमंत्री से माफी की मांग की है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो टकराव की घटनाएं बढ़ जाएंगी। शाह के बयान पर कांग्रेस ने FIR के लिए पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी शाह की शिकायत करते हुए उनके चुनाव प्रचार करने से रोक लगाने की मांग की है। कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल इसे लेकर दिल्ली में चुनाव आयोग से भी मिला है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस से पहले चुनाव आयोग पहुंच गई और खड़गे के बयान को लेकर उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग की। इसके साथ ही पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि वो खड़गे के खिलाफ FIR भी दर्ज कराएंगे। कर्नाटक में सोनिया गांधी पर दिया ये बयान बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा कर सकता है। तो वहीं मुश्किल में योगी सरकार भी है। प्रयागराज में माफिया अतीक और अशरफ की पुलिस सुरक्षा में जान ले ली गई थी, जिसे लेकर सरकार की खूब किरकिरी हो रही है। विपक्षी दल चौतरफा सरकार को घेर रहे हैं और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी सरकार को फटकार लगाई है। यूपी में माफियाओं के एनकाउंटर पर अपनी पीठ थपथपा रही योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। अतीक अहमद और अशरफ के मामले में विपक्ष भी सवाल उठाता रहा है, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार पर कई सवाल दागे हैं। कोर्ट ने अतीक और अशरफ को मेडिकल के लिए ले जाने के दौरान पर्याप्त सुरक्षा एहतियात न बरतने पर नाराजगी जाहिर की है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विकास दुबे मामले का भी जिक्र किया। कोर्ट ने सवाल किया कि अतीक अहमद को एम्बुलेंस से सीधे अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया, उन्हें अस्पताल के गेट से बाहर क्यों उतारा गया जबकि गाड़ी अंदर जा सकती थी। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी सवाल किया कि आरोपियों को कैसे पता कि अतीक वहां आने वाला था, आखिर क्यों अतीक अशरफ की पैदल परेड कराई गई। कोर्ट का कहना है कि इन सारे सवालों का जवाब योगी सरकार को देना होगा। इसके अलावा कोर्ट ने विकास दुबे के 2020 में हुए एनकाउंटर मामले में जस्टिस BS चौहान की रिपोर्ट पर उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी मांगी। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वो मामले में अब तक क्या क्या हुआ है, इसको लेकर सर्वोच्च अदालत ने यूपी सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले पर 3 हफ्ते बाद सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख से योगी सरकार दबाव में है। दबाव में तो महाराष्ट्र के CM शिंदे भी हैं। महाराष्ट्र में जारी सियासी हलचल के बीच शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने शिवसेना की चल अचल संपत्ति शिंदे गुट को ट्रांसफर करने का आदेश देने से मना कर दिया। तो क्या कहा कोर्ट ने अपनी सुनवाई में, देखते हैं इस रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से कई दिनों बाद उद्धव ठाकरे गुट को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना पार्टी की चल या अचल संपत्ति को अलग करने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में ये मांग की गई थी कि इसे नई पार्टी अध्यक्ष को ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए। मुंबई के वकील आशीष गिरी ने अपनी याचिका में ठाकरे गुट को पार्टी फंड ट्रांसफर करने से रोकने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देने की मांग की थी। याचिका में उद्धव ठाकरे गुट के पास मौजूद सभी शिवसेना की संपत्ति एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी, जिसे आज देश की सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने वकील आशीष से कहा कि ये किस तरह की याचिका है और इसे दायर करने वाले आप कौन हैं। कोर्ट ने कहा कि ये याचिका विचार करने योग्य नहीं। याचिकाकर्ता आशीष गिरी ने कहा था कि ये याचिका सुप्रीम कोर्ट से इसलिए दायर की गई है क्योंकि उसने ठाकरे और शिंदे गुट के बीच विवादों से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई की है। उन्होंने चुनाव आयोग के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि शिवसेना की सारी संपत्तियां शिंदे गुट को दे देनी चाहिए, जिसे शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया। आपको बता दें कि पिछले साल यानी जून 2022 में शिवसेना जब दो फाड़ हुई थी, तब से दोनों गुट सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। 16 मार्च को शीर्ष अदालत ने उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट की ओर से एक दूसरे के खिलाफ दायर याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। ऐसे में माना जा रहा है कि जिस भी दिन कोर्ट का फैसला आएगा, महाराष्ट्र सरकार के सियासी भविष्य के लिए वो काफी अहम दिन होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात CM नीतीश कुमार की रणनीति की। 2024 के लिए CM नीतीश ने एक नया फार्मूला पेश किया है, जिसके मुताबिक तमाम राज्यों में विपक्ष की तरफ से एक सीट पर एक उम्मीदवार उतारा जाए। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जब देश में इंदिरा गांधी की आंधी चली, तब भी महागठबंधन की तस्वीर उभरी। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जमी, तब भी विपक्षी दलों की ताकत दिखी। और अब देश में मोदी सरकार है, इसके खिलाफ भी महागठबंधन की कोशिश तेज हो गई है। इस गठबंधन को मजबूती देने के लिए कांग्रेस से लेकर नीतीश तक ताकत झोंक रहे हैं। यहाँ तक कि एक के बदले एक का फॉर्मूला भी तैयार किया जा रहा है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों कांग्रेस लीडरशिप से मुलाकात की। इसके बाद वो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने के लिए कोलकाता पहुंचे और लखनऊ में अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। इस तरह कई दलों के साथ नीतीश कुमार ने संवाद किया है और 2024 के लिए एक के बदले एक का फॉर्मूला लागू कर दिया है। इस फॉर्मूले के तहत हर सीट पर बीजेपी के मुकाबले विपक्ष का एक ही उम्मीदवार उतारे जाने का सुझाव दिया गया है। कहा जा रहा है कि महागठबंधन ने देश की 500 लोकसभा सीटों पर इस फॉर्मूले से चुनाव का सुझाव दिया है। महागठबंधन के एक बड़े नेता ने कहा कि एक के बदले एक का फॉर्मूला इससे पहले 1977 में इसी फॉर्मूले पर चुनाव लड़ा गया था। तब कांग्रेस के मुकाबले जो महागठबंधन बना था, उसने हर सीट पर अपना एक उम्मीदवार उतारा था और वोटों को बांटने से रोक लिया था। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के मुकाबले 2004 में यही रणनीति अपनाई गई। कई क्षेत्रीय दलों के साथ मीटिंग के बाद जून तक इस फॉर्मूले का ऐलान हो सकता है। अब विपक्षी दलों ने तो महागठबंधन को मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी है, जिससे जाहिर तौर पर मोदी सरकार की राह मुश्किल होगी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।